4 काली भाभियों की एक गोरी नंद। रुचिका अपनी सहेली के घर से वापस अपने घर जा रही होती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, उसकी 4 भाभियों के हाथों में डंडा होता है, जिसे देखकर रुचिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है। क्या हुआ? आप चारों हाथ में डंडा लिए क्यों खड़ी हैं? इतनी देर से कहाँ थी तू? कब से हम चारों तुझे ढूंढ रहे थे। तुझे इस घर की थोड़ी बहुत भी परवाह है या नहीं? बहुत ही ज्यादा आजादी मिल गई है तुझे। आज हम तेरी सारी आजादी उतारेंगे। आज तेरा मार मार कर वो हाल करेंगे कि घर से बाहर पैर रखना ही भूल जाएगी। देख क्या रही हो? चलो इसे सबक सिखाते हैं, घर से बाहर पैर रखने पर क्या होता है। रुचिका की चारों भाभियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और डंडा उठाकर चारों एक साथ बेचारी रुचिका को मारने लगती हैं। रुचिका बहुत ज्यादा सुंदर और खूबसूरत थी, तो वहीं उसकी चारों भाभियां बहुत ज्यादा काली और बदसूरत थी। इसी के चलते उन्हें रुचिका जरा भी पसंद नहीं थी। मत मारो मुझे, मत मारो। क्यों मार रही हो भाभी? मेरी क्या गलती है? बस मैं अपनी सहेली के घर ही तो गई थी। मत मारो, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। रुचिका के हाथ पैर से खून निकलने लगता है, लेकिन उसकी भाभी उसे मारती ही रहती हैं। फिर दर्द से चिल्लाते चिल्लाते रुचिका उसी समय बेहोश हो जाती है और अचानक से उसकी नींद खुलती है और वह जोर से चिल्लाते हुए उठती है। नहीं, मत मारो मुझे। रुचिका के जोर से चिल्लाने की वजह से उसके चारों भाई, चारों काली भाभियां और उसकी सौतेली माँ उसके कमरे में आ जाती हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ बहन? तुम्हारे चेहरे पर से पसीना क्यों टपक रहा है? कोई बुरा सपना देख लिया क्या तुमने? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही हो? रुचिका बोलो ना, कैसे पुतले की तरह चुप हो गई हो? रुचिका रोते हुए अपनी भाभियों की तरफ देख रही होती। वह अपने भाइयों से कुछ कह पाती, इतने में उसकी भाभी कहती हैं, क्यों परेशान कर रहे हो इस बेचारी को? वैसे ही बुरा सपना देखकर उसकी हालत बिगड़ गई। चलो आप सभी अपने कमरे में जाओ, मैं इसे सुला कर आती हूँ। राधिका के ऐसे कहने के बाद सभी को उनके कमरे में वो भेज देती है और सबके जाने के बाद वह रुचिका से कहती है, लगता है सपनों में तो हम चारों बहनों ने ही तुम्हारे ऊपर जमकर अत्याचार किए होंगे। क्यों? सही कह रही हूं ना मैं? तभी राधिका ऐसा कहकर रुचिका का गला पकड़ लेती और कहती है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, इसे चलने दो। अगर किसी को भी इसकी भनक लगी कि हम तुमसे घर के सारे काम करवाते हैं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका ऐसा कहने के बाद कमरे से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी रुचिका रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप कहाँ हो? मुझे क्यों छोड़कर चली गई इन लोगों के बीच? मेरे भैया को जरा भी दया नहीं है कि उनकी बहन के साथ कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं। बेचारी रुचिका कमरे में रोती रहती है, तो वहीं राधिका अपनी बाकी की तीनों बहनों के पास जाकर कहती है, फिलहाल तो मैंने संभाल लिया है, वो गोरी चमड़ी वाली अपना मुंह नहीं खोलेगी। ज्यादा ही ड्रामा करना आ रहा है इसको। कल सबके जाने के बाद घर के काम करवाते करवाते इसकी नानी याद ना दिला दी ना, तो मेरा नाम भी अमायरा नहीं। अगर सारी प्रॉपर्टीज के नाम ना होती तो इसको तो मैं कब का इस घर से निकाल कर बाहर फेंक देती। छोड़ो, इसको तो कल सबक सिखाते हैं। फिलहाल हमें सो जाना चाहिए, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। सुप्रिया ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं उसकी बाकी की बहनें भी अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। रुचिका के गोरे रंग और उसके नाम हुई प्रॉपर्टी के चलते वो चारों काली लालची बहुएं उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं, जिसके चलते अब बेचारी रुचिका का जीना हराम हो चुका था और वह तिल तिल रो पीट कर उस घर में रह रही होती है। एक दिन उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। मेरे सारे कपड़े गंदे हैं और जो पहनने वाले कपड़े हैं उन पर भी प्रेस नहीं हुई है। ये रुचिका की बच्ची कहाँ गई? अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं किया इसने हमारा। कहाँ है ये रुचिका? जरूर अपने कमरे में आराम कर रही होगी। चलो इसके कमरे में ही जाकर इसको लेकर आते हैं। काम चोर कहीं की, कोई काम नहीं करती। वह चारों रुचिका के कमरे में जाती हैं। देखो तो जरा कितने आराम से पैर फैलाकर सो रही हैं। अरे उठ अंग्रेजन की बच्ची, अगर अभी के अभी नहीं उठी तो तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये ऐसे नहीं उठेगी। इसे उठाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। राधिका रसोई में जाती है, फ्रिज से बहुत सारी बर्फ निकालकर एक बाल्टी के अंदर डाल देती है, जिसके बाद वह बाल्टी में पानी भरती है और ठंडा ठंडा बर्फ का पानी लाकर सीधा बेचारी रुचिका के ऊपर फेंक देती है।
ठंडे पानी की वजह से रुचिका का पूरा शरीर कांपने लगता है। ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। भाभी, आपने इतना ठंडा पानी मुझ पर क्यों फेंका? मुझे पहले ही बुखार आ रहा था। अगर अब तूने और ज्यादा ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी से खड़ी हो जा, वरना आज तुझे मैं खाने के लिए खाना तक नहीं दूंगी। अमायरा के डर से रुचिका अपनी बीमारी में भी उठ खड़ी होती है और रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता पानी बनाने लगती है। लेकिन तभी उसे माहवारी हो जाती है, जिसके बारे में उसे जरा भी पता नहीं होता। बेचारी रुचिका की आंखें भी बीमार होने की वजह से लाल हो चुकी थी। जैसे ही शकुंतला मंदिर से वापस अपने घर लौटती है, वह रसोई में खड़ी रुचिका को देखती है। अरे छी छी छी, पूरी रसोई अपशगुनी कर दी। अरे यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही है मेरा? चल यहाँ से चली जा। बेचारी रुचिका के सारे कपड़े खराब हो जाते। अपने कपड़ों पर लगे हुए खून के दाग देखते रुचिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो तभी बेहोश हो जाती है। उस दिन रुचिका के चारों भाई काम पर से जल्दी आ जाते हैं और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर वो हैरान रह जाते हैं। रुचिका बहन, ये क्या हुआ? हमारी बहन बेहोश कैसे पड़ी है यहाँ? रुचिका के कपड़ों पर लगे हुए दाग देखकर उसके भाई सब समझ जाते हैं, जिसके बाद वो उसे फौरन अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। अस्पताल में रुचिका का पूरा चेकअप होता है, जिसके बाद डॉक्टर रुचिका के चारों भाइयों को बुलाकर उनसे कहते हैं, तुम्हारी बहन के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है। माहवारी के समय भी उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। अपने दर्द को वो अंदर ही अंदर छुपाती रही, जिसके चलते वो इन सब से अभी तक बाहर नहीं निकली है। घर में कोई उसे परेशान करता है या किसी बात की उसे कोई दिक्कत है। डॉक्टर की ये बात सुनकर चारों भाई शांति से खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि उसकी बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर से बात करने के बाद वो चारों अपनी पत्नियों और अपनी सौतेली माँ के पास जाते हैं। घर में हर कोई जानता है कि हमारी बहन रुचिका के नाम हमारे पिताजी सारी प्रॉपर्टी करके गए हैं। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि मेरी सौतेली माँ और मेरी पत्नियों ने प्रॉपर्टी के लालच में मेरी बहन को परेशान किया है। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। एक औरत होकर तुम एक औरत की परेशानी में उसका साथ नहीं दे पाए। इसलिए हम चारों ने फैसला किया है कि अब से हम चारों अपनी बहन के साथ रहेंगे और आप लोग हमसे अलग रहेंगे। हम चारों भाई अकेले अपनी बहन की देखरेख कर सकते हैं। ये सुनते ही चारों काली बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं शकुंतला भी हैरानी से अपने सौतेले बेटों को देखती रह जाती है। मुझे माफ कर दे बेटा, लालच में आकर मैंने बेचारी रुचिका के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उसे इन चारों के हवाले कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दीजिए। हमने जो भी किया वो बहुत गलत किया। हम माँ जी की बातों में आ गए थे। आइंदा हम ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। एक आखिरी मौका दे दीजिए। हम अपनी नंद को अपनी छोटी बहन की तरह समझकर अपने साथ रखेंगे और उसके साथ कभी टॉर्चर नहीं करेंगे। उन्हें अपनी गलती का पछतावा करते हुए देख वो चारों भाई उनकी बात पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन उसकी चारों भाभियां उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती हैं। देखते ही देखते रुचिका के बड़े होने के बाद चारों काली भाभियां मिलकर उसकी शादी एक अमीर घराने में कर देती हैं, जिसके बाद रुचिका अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम हमेशा ये सोच बनाकर चलते हैं कि काले लोग बहुत सीधे और गोरे लोग तेज चालाक होते हैं, लेकिन काफी बार कहानी इसके बिल्कुल उलट होती है। इसीलिए किसी के रंग रूप से हमें उसकी सोच का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। बिन माँ का मायके में भाई दूज। चारों तरफ शहर में मातम छाया होता है। घर के सभी लोग रो रहे होते हैं। उसी वक्त रंजीत की छोटी बहन प्रिया भाई दूज मनाने के लिए घर पर आती है। अरे इतनी भीड़ क्यों लगी है हमारे घर के बाहर? क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया सभी लोगों के बीच से गुजरकर घर के अंदर जाती है, जहां उसकी माँ की अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही होती हैं। अपनी स्वर्गीय माँ को देखते ही उसके हाथों से पूजा का सामान गिर जाता है और वो रोते हुए अपनी माँ के शव के पास जाती है। नहीं नहीं माँ, ये क्या हो गया मेरी माँ? माँ, भैया, ये सब कैसे हुआ भैया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। हमने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन इलाज के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। आज मैं सुबह माँ को भैया दूज के बारे में बताने गया तो वो भगवान को प्यारी हो चुकी थी। नहीं माँ, उठो ना माँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। मुझसे बात करो ना माँ। संभालो बहन अपने आप को, हिम्मत से काम लो। अगर अभी से हिम्मत हार जाओगी तो आगे क्या होगा? हौसला रखो बहन,
हमारी माँ को ऊपर स्वर्ग मिला होगा और वो बहुत खुश होंगी। ऐसा कहने के बाद रंजीत अपनी माँ को 4 लोगों के साथ मिलकर शव को कंधा देते हुए शमशान ले जाता है और वहां अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। जितने प्यार से प्रिया अपने भाई का भाई दूज करने आई थी, उसके लिए अरमान मिट गए थे। वो अपनी माँ की बातों को याद करते हुए रो रही होती है। माँ, अब क्यों चली गई माँ? आपके अलावा हमारा कोई नहीं था माँ। भैया दूज पर आप हमारे लिए सेवइयां बनाया करती थी। अरे प्रिया, अभी तक सो रही हो? चलो उठ जाओ, आज भैया दूज है, तुम्हें अपने भाई का भैया दूज नहीं करना है क्या? सुशीला ऐसा बोलती ही है कि तभी उसका बेटा रंजीत कहता है, अरे माँ, क्यों उठा रही हो इस बेचारी को? सोने दो ना, अच्छा ही होगा जब मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ये प्यार से दिन भर मेरे लिए व्रत रखेगी और भूखी रहेगी, और फिर मैं इसके लिए जो इतना बड़ा चॉकलेट का डब्बा लाया हूँ, ये मैं बाहर किसी गरीब को दे दूंगा। रंजीत की बात नींद में सुनने के बाद प्रिया तुरंत उठ जाती है और अपने भाई से कहती है, कहाँ है मेरा चॉकलेट का डिब्बा? दिखाओ दिखाओ। तभी रंजीत प्रिया के सर पर हल्के हाथ से थप्पड़ मारते हुए कहता है, देखा माँ, आपने इस लालची लड़की को चॉकलेट का नाम लेते ही उठ गई। मुझे तो पता ही था मेरी बहन कितनी बड़ी लालची है। माँ, ये तो चीटिंग है मेरे साथ। भैया ने मुझे झूठ बोलकर उठाया है। तुम दोनों का ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो गया हो तो भैया दूज भी कर लो। जाओ प्रिया, जल्दी से नहा कर आओ, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं। सुशीला के कहने पर प्रिया नहा कर आती है और फिर एक थाली में थोड़ा सिंदूर, एक दिया जलाकर, मिठाई रखकर अपने भाई के पास आ जाती है। उसके पास एक नारियल भी होता है जो वो अपने भाई को देती है और उसके बाद उसका तिलक करती है। लाओ भैया मेरा गिफ्ट और नेक के पैसे दो। लालची लड़की बिना गिफ्ट और नेक के भैया दूज नहीं कर सकती। ये लो तुम्हारा गिफ्ट और नेक के पैसे। माँ, इस बार का भैया दूज मेरा सोना सोना चला गया। अंतिम संस्कार के बाद रंजीत घर आता है। अरे तुम तो रो रही हो बहन, चलो भैया दूज मनाते हैं। तभी दूर खड़ी रंजीत की पत्नी श्वेता अपने मन में सोचते हुए कहती है, अरे वाह, यहाँ इनकी माँ मर गई और इन्हें अभी से भैया दूज की पड़ी है। सही में ये कैसी लालची लड़की है, भैया दूज के नाम पर अपने भाई से पैसे निकलवाने आई होगी। श्वेता ऐसा सोचने के बाद अपने पति और अपनी ननंद के बीच आकर कहती है, अरे माँ को मरे कुछ घंटे नहीं हुए हैं और तुम दोनों यहाँ खुशियां मना रही हो। कुछ तो शर्म करो, ये वक्त मातम मनाने का है, ना कि भाई दूज का। श्वेता, हर साल मेरी बहन मेरा भैया दूज करती है। इस बार इस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था कि बिना माँ के अपने मायके में भैया दूज करना पड़ेगा। भाभी, एक बार तो भैया दूज छूट गया तो दोबारा नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मुझे भैया दूज करने दीजिए। जब दुनिया थूकेगी हम पर तब तुम्हें समझ आएगा। अरे अब क्या अपने भैया का भी नाम बदनाम करोगी? अरे जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्या हो गया है तुम्हें श्वेता? ये किस तरह तुम मेरी बहन से बात कर रही हो? आप चुप रहिए जी, बहुत हो गया। इस घर में ये सब ड्रामा और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ से भेज दीजिए अपनी बहन को या फिर मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। भाभी, आप कहीं मत जाइए, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। बेचारी प्रिया रोते हुए वापस अपने घर लौट आती है। उसे अपनी भाभी का बोला हुआ बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इसके बारे में अपने ससुराल में किसी से कुछ नहीं कह पाती। क्या हुआ प्रिया, तुम बहुत उदास लग रही हो? भैया दूज पर तुम्हारे भैया ने अच्छा नेक नहीं दिया क्या तुम्हें? प्रिया फुट फुट कर रोने लगती है। अपने पति रणवीर के गले लगकर वो कहती है, मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। बिन माँ के अपने मायके में अपने भाई का भैया दूज भी नहीं कर पाई। मेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर रणवीर को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। इधर प्रिया फुट फुट कर रो रही होती है तो उधर उसी की भाभी श्वेता बहुत खुश हो रही होती है। अच्छा हुआ पैसों की बचत हो गई, वरना तो मेरा पति इसके ऊपर सारी माया ही लौटा देता। पता नहीं क्यों आ जाती है यहाँ भैया दूज मनाने। वैसे मुझे भी निकलना है, मुझे भी तो अपने भाई का भैया दूज करना है। श्वेता अपने मायके जाती है जहाँ पर वो अपने भैया का भाई दूज करने पहुंचती है। अरे भैया, कहाँ हो तुम? कहीं नजर नहीं आ रही हो। भैया, ओ भाभी, कहाँ गए सब? श्वेता की भाभी अनन्या कमरे से उठकर आती है और उसे देखकर अजीब सा मुंह बना लेती है। आ गई लेने देने की भूखी, इसे तो आज मैं कुछ भी नहीं देने वाली। भैया दूज के नाम पर अपने भाई को लूट कर जाती है। अनन्या के साथ साथ उसका पति भी आ जाता है। अरे बहन, आ गई तुम? चलो भैया दूज कर दो, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। श्वेता अपने भाई का भैया दूज कर देती है। भैया दूज करने के बाद उसकी भाभी उससे कहती है,
देखो श्वेता, इस बार हमारा थोड़ा हाथ तंग चल रहा था तो हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे। अगली बार भैया दूज पर तुम्हें तुम्हारे पसंद के कपड़े जरूर दिलवा दूंगी। और आज तो मेरे पास घर में खाना बनाने के पैसे भी नहीं हैं, तो तुम यहाँ पर रुक कर क्या करोगी? अपने घर ही चली जाओ। अनन्या की ऐसी बातें सुनकर श्वेता को बहुत बुरा लगता है। उसे अचानक से अपनी ननंद की याद आ जाती है। जिस तरह उसने अपनी ननंद के साथ बर्ताव किया, उसी तरह आज उसी के मायके में उसके साथ बर्ताव होता है, जिसमें ना तो उसका भाई उसके लिए कुछ बोलता है और ना ही उसकी माँ। वो रूखा सूखा भैया दूज करके वापस अपने घर लौट आती है और अगले ही दिन ढेर सारे नेक और रंजीत के साथ प्रिया के घर पहुंच जाती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। चलो अपने भैया का भैया दूज करो, नहीं तो हर साल तुम भैया दूज करने से रह जाओगी। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तरफ उसे अपनी माँ के जाने का गम था तो दूसरी तरफ अपने भाई का भैया दूज करने की खुशी। वो अपने भाई के भैया दूज करती है, जिसके बाद श्वेता और रंजीत दोनों उसे शगुन देते हैं। इस प्रकार वो अपने भैया दूज का त्योहार मनाती है। अब उसकी भाभी श्वेता उसके साथ खुशी खुशी रहती है।